नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेड एग्जाम्स में। मैं रोहित सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जैसा जहाँ से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था, हम अध्ययन कर रहे थे साइकोलॉजी पर। हमने जो पिछली 3 क्लासें हुई, उन 3 क्लासों में जो हमारा साइकोलॉजी है उसके इतिहास के बारे में जाना कि साइकोलॉजी शब्द कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है, साइकोलॉजी वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है ना। इसके बाद हमने संप्रदाय देखे, जो साइकोलॉजी के स्कूल थे, उनके संस्थापक कौन कौन थे, यहाँ तक हमने बात की थी। एक छोटा सा टॉपिक इस बीच में और लेते हैं, अब इसी से रिलेटेड आगे हम क्लासें रेगुलर देते रहेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जितने भी टॉपिक यहाँ करवाऊंगा, जब आप उसके प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उस टॉपिक का एक भी क्वेश्चन मेरी क्लास से बाहर का नहीं होगा, चाहे वो फैक्चुअल हो या फैक्ट पे आधारित हो या थ्योरी बेस्ड हो। कोई भी एक प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो हमारी क्लास के बाहर से आए, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो इसलिए जुड़े रहिए। सीटेट जो लगा हुआ है दिसंबर में, उसके लिए जी जान से मेहनत लगाइए और जोड़िए। जो भी लोग सीटेट, यूपीटेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, देखो होता क्या है, साइकोलॉजी सभी में लगभग एक समान होती है। कुछ में कुछ टॉपिक इंक्लूड होते हैं, कुछ में एक्सक्लूड यानी कि इसको नहीं शामिल होते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो टॉपिक सभी में कॉमन है वो तो सभी में आएंगे ही, वो करवाया जाएगा। तो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत ही सरल है, अगर समझने में आ जाए तो बहुत सरल है, और इसके प्रश्न सभी को पता है 30-30 नंबर के पूछे जाते हैं। तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर मैंने सभी क्लासें ली तो मैं 30 का 30 आपको यहीं से मिल जाएंगे। जब आप पेपर देने जाएंगे, पेपर अगर देखेंगे या अभी भी आप अगर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो मैंने जो टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, यानी स्कूल्स ऑफ संप्रदाय का एक भी प्रश्न इससे बाहर का आ ही नहीं सकता है जो मैंने यहाँ करवाया है, ठीक है। जो पूछते हैं वो तो बहुत कम पूछते हैं, मैंने तो और भी बहुत ज्यादा करा दिया, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट है वो कहीं से भी है, वो मैं बिल्कुल करवा रहा हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि एक भी प्रश्न आपका बाहर से ना आए। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको इसका 100% फल जरूर मिलेगा, इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो जुड़े रहिए और भी नए साथियों को जोड़िए, क्योंकि होता ये है जब आप नए किसी प्लेटफॉर्म पे आए हो तो लोग कब जानते हैं और थोड़ा कम यकीन भी करते हैं। तो जिनको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं नया हूँ, तो मैं नया इस फील्ड में नहीं हूँ, ठीक है ना। मैंने भी टेट, सीटेट और रीट सभी एग्जाम दिए हुए हैं और सभी में मेरा बहुत अच्छा स्कोर भी है। कभी अगर स्कोर जानना है तो ये कह सकता हूँ, कम तो बिल्कुल ही नहीं है, स्कोर बहुत अच्छा है। तो मैं जानता हूँ कि और एक बार नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार पेपर दिया है और सभी में अच्छा स्कोर रहा है। तो मुझे पता है कि कहाँ से क्या पूछना है, और जो मेरा अनुभव है पढ़ाने का और जो मैंने खुद मैं स्टडी करता हूँ, ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ या जो मैं पढ़ाऊंगा, तो इससे बाहर का प्रश्न आपके पेपर में नहीं फंसेगा, आएगा ही नहीं, ठीक है ना। इससे बाहर का नहीं आएगा, इसी के अंतर्गत से आएगा जो भी आएगा। तो आज टॉपिक लेते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का। एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, आज हम इसकी चर्चा करते हैं। देखो इसका मतलब क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का, कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग, यानी कि वो सभी शोध, रिसर्चें जो हमने मनोविज्ञान में की हैं, तो उनको कैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में लागू करें, जिससे कि जो अध्ययन है हमारा और रुचिकर बनाया जा सके, अध्ययन को बच्चे जो लर्नर है वो और अच्छी तरीके से उन चीजों को ग्रहण करें। तो जो हमने मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो रिसर्चें की हैं, मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो हमने अध्ययन किया है,
उसको शिक्षा के क्षेत्र में लागू करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। यानी शिक्षा को रुचिकर कैसे बनाया जा सकता है, कौन सी विधि प्रयोग करें जिससे शिक्षण अधिगम और भी सरल तरीके से हो, ठीक है ना। हम कौन से ऐसे मेथड्स अप्लाई करें अपने क्लासरूम में कि बच्चों को समझने में और आसानी हो, ठीक है ना। तो उन रिसर्चों का, यानी जो मनोविज्ञान के अंतर्गत जो हमारी रिसर्चें हुई हैं, उनका शिक्षा के क्षेत्र में जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये तो होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, हम समझेंगे कैसे शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। तो वो सभी रिसर्चें, ठीक है ना, या वो सभी मेथड्स मनोविज्ञान के काम में किसी विषय को रुचिकर बना देना, आसानी से समझने योग्य बना देना, ठीक है ना। तो जब हम ये सभी सोर्स जो रिसर्चें हुई हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में, जब इनका हम प्रयोग करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि वाटसन ने बताया, वाटसन ने जो खोज की थी, जो स्थापना की थी, वो व्यवहारवाद की स्थापना की थी। उसमें उन्होंने बताया कि हम जो लर्नर है उसको ऑब्जर्व करके सीखते हैं, जो लर्नर है उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो हम कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हम क्रियाकलाप अपने स्कूल में कराएं जिनके माध्यम से अधिगम और भी रुचिकर हो और भी प्रभावशाली हो। तो उस सभी जो मेथड्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, जिनको हम जब शिक्षा के क्षेत्र में लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। अब इसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे। देखो, पहले शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग 1880 में मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग, चलो लिखते जाओ, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोग था, ठीक है ना, वो 1880 में फ्रांसिस गाल्टन ने शुरू किया था। हमने क्या बताया कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में पहला शुरुआती प्रयोग जो था वो फ्रांसिस गाल्टन ने 1880 के लगभग में प्रयोग करना प्रारंभ किया, ठीक है ना। वैसे हम 19वीं शताब्दी से, ठीक है ना, इसका शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान में प्रयोग मानते हैं। तो ये क्या है, ये आपके प्रश्न बन रहे हैं, किसने शुरू किया? तो 1880 के लगभग फ्रांसिस गाल्टन ने। 1880 मतलब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमने क्या किया कि जो मनोविज्ञान था उसका शिक्षा के क्षेत्र में हमने उसको लागू किया। इसके बाद देखो, बात हमने जब संप्रदायों की थी तो व्यवहारवाद, वही जेबी वाटसन, व्यवहारवाद, ये ज्यादातर लोग थे क्या कि ये सभी रिसर्च कर रहे थे जानवरों के ऊपर, पशुओं के ऊपर, ठीक है ना। तो इनमें व्यवहारवाद में जो इनके संस्थापक थे वो थे जेबी वाटसन। ये हम क्लास में ले चुके हैं, और जिन्होंने जो पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो पहले जाकर जो स्कूल्स ऑफ संप्रदाय हैं उसका अध्ययन करें, हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और इनकी, ठीक है ना, जेबी वाटसन ने बताया कि हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना, किसी उद्दीपक के प्रति, जो हमारा किसी वस्तु व्यक्ति का जो रिस्पांस होता है किसी उद्दीपक के प्रति, ठीक है ना, तो उसमें एक अनुबंधन की क्रिया होती है। ये व्यवहारवाद का मेन था कि हम अनुबंधन करते हैं। जेबी वाटसन के ही एक शिष्य हम कह सकते हैं, ऐसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे महान मनोवैज्ञानिक, उनका नाम था थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया, इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की, बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे अनुसंधान किए, तो और इन्होंने जानवरों में जो प्रयोग किए उनको फिर इन्होंने लागू करके देखा किसमें, शिक्षा क्षेत्र में। जैसे इन्होंने नियम दिए थे शिक्षा क्षेत्र में, जब अधिगम की बात करते हैं, लॉ जो नियम थे, तत्परता का नियम, ठीक है ना, तत्परता का नियम, डैडी ने अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीन जो नियम इनके प्रमुख नियम थे। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया कि जो रिसर्चें थी, इन्होंने जो जानवरों पर रिसर्च किए उनको इन्होंने शिक्षा में लागू करके देखा, एजुकेशन के क्षेत्र में
लागू करके देखा। तो ये पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत ही ज्यादा अध्ययन करके एजुकेशन में साइकोलॉजी के महत्व को बताया। तो इसलिए थॉर्नडाइक को हम जानते हैं, थॉर्नडाइक को हम जानते हैं फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये बहुत ही, देखो ये प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, तो थॉर्नडाइक को बोलते हैं। अगर आप हमारी पहली क्लास में जाएंगे तो मैंने ये बात बता चुका हूं, इसके बाद हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ये तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं, लेकिन अगर आप पूछें कि किसके अकॉर्डिंग किसी दूसरे ने किसी के बारे में बताया है क्या, तो एक मनोवैज्ञानिक हुए डीसी बर्नलाइनर, डीसी बर्नलाइनर। ये मनोवैज्ञानिक हुए डीसी बर्नलाइनर। इन्होंने, इनके अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह है वो है विलियम जेम्स। देखो कंफ्यूज होना यहां बिल्कुल नहीं है। अगर पूछता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो थॉर्नडाइक है। ठीक है, सभी ने पढ़ा। थॉर्नडाइक का नाम तो ऐसा हो ही नहीं सकता अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हो थॉर्नडाइक का नाम सुना ना हो। थॉर्नडाइक, ठीक है ना, थॉर्नडाइक का कैट मींस बिल्ली, बिल्ली पे इन्होंने वो किया था, अपना प्रयोग किया था। ये भी अमेरिकन थे और इनकी एक बुक थी थॉर्नडाइक की, एनिमल इंटेलिजेंस। ये भी पूछा जाता है एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो थॉर्नडाइक है। ये जो मैं पॉइंट यहां लिख रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही, यानी प्रश्न यही पूछता है, इससे बाहर का एजुकेशन साइकोलॉजी से प्रश्न नहीं आने वाला है, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन जब पूछे कि डीसी बर्नलाइनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको माना है, तो विलियम जेम्स को माना है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको माना है, विलियम जेम्स को। इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था टॉक टू टीचर्स, टॉक टू टीचर्स। डोंट नो ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा हो तो आप सुन लीजिए कि टॉक टू टीचर्स ही लिखा हुआ है, इंग्लिश में ही, यहाँ हिंदी पे टॉक टू टीचर्स ही लिखा हुआ है, क्योंकि बुक का नाम हम चेंज नहीं कर सकते। तो विलियम जेम्स की एक पुस्तक थी टॉक टू टीचर्स, और इस पुस्तक को हम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक मानते हैं। ये प्रश्न बन गया कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन सी है, टॉक टू टीचर्स। टॉक टू टीचर्स की राइटर कौन है, विलियम जेम्स। तो देखो शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, मनोविज्ञान के वो सारे रिसर्च जो शिक्षा को, या वो सभी मेथड्स, वो सभी ट्रिक जिनको हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, तो शिक्षा को और अधिक रुचिकर या सरल तरीके से सिखाने के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। शिक्षा को ऐसा हम और आसानी से बच्चे को सिखा सके, उन सभी ट्रिक्स का शिक्षा के क्षेत्र में लागू करना क्या कहलाते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाते हैं। जैसे कि खेल विधि कहां से है, ये मनोविज्ञान की देन है। ठीक है ना, जो भी आजकल हम ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, जो भी हम आजकल मेथड्स यूज कर रहे हैं, वो सभी किसकी देन है, मनोविज्ञान की देन है। सरल से कठिन से सरल की ओर या पूर्ण से अंश की ओर, जितने भी हमारे मेथड्स हैं, ठीक है ना, वो सभी क्या हैं, उस मनोविज्ञान की देन है। तो उन सभी मेथड्स का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना, कि हम शिक्षा को और अधिक रुचिकर तरीके से और अधिक आसानी से लर्नर को कैसे सिखाया जा सके, ठीक है ना, तो उन सभी रिसर्चों का प्रयोग, उन सभी ट्रिक्स का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना ही हमारा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की हम पहले बात करते हैं कि पहले इनका
प्रारंभिक शुरू किया था 1880 में फ्रांसिस गाल्टन ने। 19वीं शताब्दी में प्रयोग मानते हैं कि मनोविज्ञान में शिक्षा का प्रयोग 19वीं शताब्दी में करने लगे थे। इसके बाद फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं थॉर्नडाइक, क्योंकि थॉर्नडाइक ने बहुत सारे रिसर्च जानवरों पर किए और उनको अपनी शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करके देखा, तो ठीक है ना, इसलिए इनको बोलते हैं थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके बाद देखा कि इनकी एक पुस्तक थी एनिमल इंटेलिजेंस, ये भी देख ली। लेकिन अब जब हम बात करते हैं कि डीसी बर्नलाइनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह या फादर किसको बोला है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू डीसी बर्नलाइनर, देन वी विल से दैट द आंसर विल बी विलियम जेम्स। ठीक है ना, तब हम कहेंगे कि जो हमारा उत्तर है वो क्या है, वो विलियम जेम्स है। और विलियम जेम्स की एक पुस्तक है टॉक टू टीचर्स। इस पुस्तक को हम मनोविज्ञान की, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कहते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। समझने लायक इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्रश्न बिल्कुल सीधे सीधे पूछता है कि शिक्षा मनोविज्ञान किसको बोलते हैं, थॉर्नडाइक। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसकी, थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक बहुत ही अपने आप में कह सकते हैं बहुत ही प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बुद्धि का भी सिद्धांत दिया है, अध्ययन में काम किया ही, फिर अध्ययन का स्थानांतर, यानी इन्होंने एजुकेशन यानी कि मनोविज्ञान में प्रत्येक फील्ड में इन्होंने काम किया है। ठीक है ना, बुद्धि की बात करते हैं, ये करते हैं, हमारा अध्ययन स्थानांतर कैसे होता है उसकी बात ये करते हैं, हम सीखते कैसे हैं उसकी बात ये करते हैं, सीखने के लिए क्या उपयोगी है क्या उपयोगी नहीं है इनकी भी ये बात करते हैं। जब बात करेंगे, पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के विषय में, तब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। ठीक है ना, विस्तृत, बिल्कुल शुद्ध हिंदी ना। तो इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट ही होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। लेट अस सी। कुछ पॉइंट लिखते हैं और इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, पूरे तो डेफिनेशन लिखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, बस जो पूछी जाएंगी, ऐसा नहीं कि फालतू में लिखते हैं। देखो, एक मनोवैज्ञानिक भी पॉलसैनिक, ये पॉइंट लिखते जाना और कुछ नहीं लिखना, पूछ सकता है। पॉलसैनिक हो सकता है, मैं थोड़ा ये पॉलसैनिक ही है शायद। पॉलसैनिक ये मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार, ठीक है ना, इनके अनुसार, पॉलसैनिक के अनुसार इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे मानी? प्लेटो से मानी है। किससे मानी है? प्लेटो से मानी। पॉलसैनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे मानी है? प्लेटो ने मानी है। एक पॉइंट। इसके बाद इसी में आ जाते हैं स्किनर। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किस मनोवैज्ञानिक से मानी है? स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे मानी है? देखो, पॉलसैनिक प्रश्न पूछेगा, तो प्रश्न ये पूछेगा, मजाक नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कि ये तो कभी हमें शायद पढ़ा ही नहीं है, हो सकता है पढ़ा हो, लेकिन बहुत सारे लोग शायद ना पढ़ा हो ये पॉइंट्स, कि पॉलसैनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किस मनोवैज्ञानिक से मानी है? तो वो मनोवैज्ञानिक थे प्लेटो। फिर स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत जिस मनोवैज्ञानिक से मानी है, उस मनोवैज्ञानिक का नाम था अरस्तु। वैसे आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में हम बात करें, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में जो सर्वाधिक जो काम किया है, किसने किया है? सभी को पता है, जो फादर हैं उनके, थॉर्नडाइक
और इसी में एक मनोवैज्ञानिक का और नाम जोड़ लेते हैं, कैटल। ठीक है ना। तो देखो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि कौशल्या ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किस मनोवैज्ञानिक से मानी है, तो प्लेटो ने मानी है। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे मानी है, तो अरस्तु से मानी है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वाधिक जो प्रभाव है या सर्वाधिक जो काम किया है वो किसने माना है, तो माना है थॉर्नडाइक वगैरह। तो अभी तक ये जो कुछ पॉइंट थे, इसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम क्या देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं दो चार, और जो आज का टॉपिक है वो हो जाता है कंप्लीट। अब देखो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों में, क्योंकि हमने बताया कि पहली पुस्तक जो है, पहली पुस्तक जो थी वो टॉक टू टीचर्स थी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। लेकिन हम कहेंगे प्रथम जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, एजुकेशनल, फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। कंफ्यूज नहीं होना, जो यहां लिख रहा है वो 100% सही है। साइकोलॉजिस्ट मतलब यहां जो लिख रहा है वो 100% सत्य है, ये गलत नहीं लिख रहे हैं हम। ठीक है ना। अगर पसीना बहा रहे हैं तो गलत पढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं बहा रहे हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट एजुकेशनल जो साइकोलॉजिस्ट थे, अगर हम इनकी बात करें तो ये हम विलियम जेम्स में नहीं जाएंगे, ये हम जाएंगे फिर थॉर्नडाइक में। वो तो एक उनका मत था, डीसी बर्नलाइनर। ठीक है ना। वो डीसी बर्नलाइनर के अकॉर्डिंग तो शिक्षा मनोविज्ञान के पिता में थे, लेकिन अगर हकीकत में हम बात करें तो थॉर्नडाइक ही थे एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। विलियम जेम्स ने क्या किया था, प्रकारवाद की स्थापना की थी, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें। ठीक है ना। फंक्शनलिज्म की इन्होंने स्थापना की थी। इन्होंने बताया था कि हम स्ट्रक्चर के माध्यम से नहीं, पता चलता है कि कोई स्ट्रक्चर पिक्चर के देखकर हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कैसे बता सकते हैं कि कैसा है। ठीक है ना। इन्होंने बात की थी कि जब तक हम किसी फंक्शन के बारे में नहीं जानते, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, तब तक हमें नहीं पता चलता है। तो उन्होंने बताया था फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ना कि स्ट्रक्चर। तो विलियम जेम्स ने, यहाँ थॉर्नडाइक की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, विलियम जेम्स ने बताया था, वो फंक्शनलिज्म के जनक थे, और डीसी बर्नलाइनर ने उनको कह दिया था कि ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है। और उन्हीं की लेकिन पुस्तक जो थी, उनकी जो पुस्तक थी वो टॉक टू टीचर्स, उसको हम प्रथम पुस्तक जरूर मानते हैं। दोनों में अंतर है। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान थॉर्नडाइक आएंगे, लेकिन प्रथम शैक्षिक या हम कहते हैं कि एजुकेशनल के क्षेत्र में प्रथम जो पुस्तक थी वो टॉक टू टीचर्स थी। तो दोनों पॉइंट्स में अंतर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम थोड़ा डेफिनेशन से देखते हैं। चलो देखते हैं। देखो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, हमने अभी तक समझा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ठीक है ना, इसके जनक कौन है, किसने किसने अपनी बात रखी, ठीक है ना। जैसे कि अरस्तु किसके अनुसार है, तो स्किनर के अनुसार है, प्लेटो किसके अनुसार है, कौशल्या के अनुसार है। तो सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी बात रखी। अब सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी बात रखी, तो सभी मनोवैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट्स ने अपने अपनी परिभाषा भी शिक्षा के क्षेत्र में दी कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान क्या हो सकता है। तो पहले मनोवैज्ञानिक आते हैं स्किनर। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमने वही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी है जो इंपॉर्टेंट हकीकत में है, जो पूछी जा चुकी है, एक ही दो बार ये पूछे जाने की संभावना है। यानी हम 1 2 3 4 5 मनोवैज्ञानिक का अध्ययन करेंगे, यानी डेफिनेशन 5 मनोवैज्ञानिकों की डेफिनेशंस, परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, और यही 5 आपको भी पढ़ने हैं। यानी डेफिनेशन का जो प्रश्न आएगा इसी के अंतर्गत से आ जाएगा, और जो आया है वो इसी से आया है। तो पहले देखते हैं स्किनर। स्किनर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये देखो परिभाषा देते हैं अपनी कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार, जो हमारा शिक्षा से संबंधित जो संपूर्ण व्यवहार है जो हम करते हैं, ठीक है ना, वह व्यक्तित्व आ जाते हैं। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो हमारा व्यवहार है वो आ जाता है, और जो हमारी पर्सनालिटी है,
वो दोनों चीजें आ जाती हैं किसमें, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। किसके अनुसार, पर्सनालिटी जानते हो, पर्सनालिटी से पर्सोना से बना हुआ है, जिसका हिंदी अर्थ होता है मुखौटा, जिस जो हम देखने में जो हम प्रेजेंट करते हैं अपने आप को एक हिसाब से, दैट इज हम कॉल्ड पर्सनालिटी, ठीक है ना। तो इसका कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी है, इसी के अंतर्गत हम जो हमारी शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से रिलेटेड जो भी पूरा व्यवहार होता है, जो भी अध्ययन करते हैं वो, और हमारी पर्सनालिटी आ जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व आ जाता है। ये कौन बात करता है, स्किनर। यानी स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित जो व्यवहार है, व्यवहार क्यों आया, क्योंकि व्यवहारवादी थे, ठीक है ना। तो जो होगा, जिस फील्ड से जुड़ा होगा वो उसी फील्ड से संबंधित डेफिनेशन देगा। व्यवहारवादी थे, व्यवहार आ गया, स्किनर कैसे व्यवहारवादी को रेड करके आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। व्यवहार में व्यक्तित्व आ जाता है। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो की जो भी डेफिनेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने लगभग सभी में डेफिनेशन दी है, ठीक है ना। अभी हम अध्ययन करेंगे बाल विकास का, उसमें भी इन्होंने डेफिनेशन दी है। तो क्रो एंड क्रो इंपॉर्टेंट है और उनकी डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है। क्या है, जो हमारा साइंस जो मनोविज्ञान है, दैट इज साइंस। और साइंस कौन सा, बिहेवियरल का, ठीक है ना, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, ठीक है ना, व्यवहारिक जो विज्ञान है, ठीक है ना। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या, व्यवहारिक, जो हम व्यवहार करते हैं, ये क्या है, जो हमारा व्यवहार करते हैं किसी प्रति, ठीक है ना, उसका जो अध्ययन है वो क्या है, वही शिक्षा मनोविज्ञान है। इसके अंदर देते हैं रीजन, कहते हैं क्योंकि मानव व्यवहार के संबंध में, जो मानव व्यवहार करता है के संबंध में वैज्ञानिक विधि के सिद्धांतों व तथ्यों के अनुसार सीखने की व्याख्या करता है। वैज्ञानिक विधि, ठीक है ना, जो साइंटिफिक जो मेथड्स हैं उनके द्वारा जो, और उनके जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं के अनुसार सीखने की व्याख्या करता है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान कैसा है, व्यवहारिक विज्ञान है। यहां से याद रख सकते हैं, सिर्फ इतना याद रखना है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान, ये किसने कहा है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। बाद में आप बात करते हैं पील। पील मनोवैज्ञानिक है, ठीक है ना, इनकी भी डेफिनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। बात ही हम कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा का विज्ञान है। बहुत सारे पील की, ठीक है, याद करने का भाई, मेरे हिसाब से ना, अगर हम पील लिखे भी ना, अगर हम इसको रिलेट करके देखते हैं, पी ई ए एल, ऐसा कुछ नाम अगर इंग्लिश में लिख लें, 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है ना। याद करने का तरीका है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान, 4 शब्द है, 4 के नाम में शब्द है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा का विज्ञान है। हम इसको याद, कभी भी आप आ जाएगी आपके पास, इसको नहीं भूल सकते हैं। पील नाम छोटा सा है ना, अब जैसे स्टीफन बहुत इससे फिर भी बड़ा नाम है, हो सकता है कि जितने जिस अल्फाबेट इतने जिसमें इसमें होंगे शायद वो इससे आ जाए, लेकिन याद करने का तरीका हम देखो, ट्रिक साइकोलॉजी में शायद नहीं है मेरे हिसाब से, इनको रिलेट करके पढ़ना पड़ता है। ट्रिक अपने आप से बनाई जाती है, जब ट्रिक अपने आप से आप बनाने लगेंगे तो साइकोलॉजी सबसे सरल विषय है, ठीक है ना। बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है, 30 के 30 भी लाए जा सकते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन की बात नहीं, लेकिन हाँ 30 पे 30 लाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आता है सिलेबस के अंतर्गत ही आता है, ऐसा नहीं कि बाहर से आ जाए। तो हम 30 पे 30 का स्कोर ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं। देखो पील क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा का विज्ञान है। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक स्टीफन, इनकी भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और ये कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक जो हम अध्ययन करते हैं, जो हम एजुकेशन के फील्ड में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसका हम अध्ययन करते हैं, जो हम स्टडी करते हैं, इसका क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमिक अध्ययन, हमने कैसे सीखा, क्यों सीखा, इसका सभी का क्रमिक अध्ययन क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। किसके अनुसार, स्टीफन के अनुसार। स्टीफन कहते हैं जो हम सीखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो हम सीखते हैं तो उसको कैसे सीखा, क्यों सीखा, इसका क्रमिक अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन, ठीक है ना, क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। आई होप कि ये याद हो गया होगा। स्टीफन की भी शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, क्रमबद्ध अध्ययन है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लास्ट से शुरुआत, पहले शुरुआत से 0 से आखिरी तक चलते हैं,
कैसे सीखा, क्यों सीखा, सभी का जवाब मिलता चला जाता है। स्टीफन कहते हैं, स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। लास्ट में आते हैं जेम्स ब्रेवर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट तो सभी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जेम्स ब्रेवर क्या कहते हैं, कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की वह शाखा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक वह ब्रांच है मनोविज्ञान की जो शिक्षा की समस्याओं की मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। जो कि हमारे एजुकेशनल फील्ड में जो हमारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जब हम इनका मनोवैज्ञानिक ढंग से इनका अध्ययन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान है। कह रहे शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की वह शाखा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, इन विच, ठीक है ना, जिसमें शिक्षा की समस्त समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, ठीक है ना। यानी कि जेम्स ब्रेवर क्या कहते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की एक शाखा है। ये कौन बात कर रहा है, जेम्स ब्रेवर। इसके बाद जो शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ऐसे अध्ययन नहीं कि जो हमारी जो समस्याएं आई शिक्षा क्षेत्र में, उनका जब तक हम साइकोलॉजिस्ट अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन नहीं करते हैं, साइकोलॉजिक वे में अध्ययन नहीं करते हैं, तो वो विज्ञान यानी कि वो शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। इनके अनुसार हमें जो समस्याएं हैं, जो शिक्षा क्षेत्र की समस्याएं हैं, उनको कैसे अध्ययन करना है, सामाजिक मनोसामाजिक क्षेत्र में हमें अध्ययन करना है। तो ये क्या कहलाता है, जेम्स ब्रेवर के अकॉर्डिंग। तो शिक्षा मनोविज्ञान का चैप्टर इतना ही है जिससे क्वेश्चन बनेंगे। अब हम आगे जब चलेंगे तो बाल विकास पढ़ेंगे, और बाल विकास अब यहाँ से देखो प्रश्न तो जहां हमने पढ़ाया है उसमें प्रत्येक का प्रश्न पूछा जाता है। इससे भी प्रश्न आएगा, हो सकता है डेफिनेशन पूछ लीजिए कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा संबंधित संपूर्ण व्यवहार वो व्यक्तिगत आ जाता है, किसकी डेफिनेशन है, तो आप क्या कहेंगे, इसकी। हो सकता है आ जाए शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, तो किसकी है, पील की। स्टीफन आ जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उस शैक्षणिक विकास का जो हमारा डेवलपमेंट होता है, एजुकेशनल जो हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, जो हम पढ़ते हैं, जो हम सीखते हैं, तो इसका जो हम क्रमिक अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, कैसे सीखा, कितना सीखा, क्यों सीखा, वो जो आता है वो मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, ये हमारे स्टीफन बोलते हैं। क्रोएनक्रूप का की भी डेफिनेशन आसान है, कहते हैं क्रोएनक्रूप कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान कैसी है, व्यवहारिक विज्ञान है, क्योंकि मानव व्यवहार के संबंध में वैज्ञानिक विधि के सिद्धांतों और तथ्यों के अनुसार सीखने की व्याख्या करता है। जेम्स ब्रेवर भी कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो आज हमने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में देखा है, ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान में पहला प्रयोग मनोविज्ञान में लगभग 1880 में फ्रांसिस गाल्टन के समय से प्रारंभ हुआ, 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो हैं थॉर्नडाइक, ठीक है। डीसी बर्नलाइनर के अनुसार अगर हम ले लेते हैं, ये हम रिवीजन करवा रहे हैं जो अभी पढ़ाया है, डीसी बर्नलाइनर के अनुसार, तो फिर ये जेम्स आ जाते हैं, विलियम जेम्स, ठीक है ना। इसके बाद अरस्तु आ जाते हैं, स्किनर के अकॉर्डिंग, प्लेटो आ जाते हैं, कॉल्सनिक के अकॉर्डिंग। यानी कॉल्सनिक कहते हैं कि कॉल्सनिक ने जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र माना है कि शिक्षा क्षेत्र में मनोविज्ञान का जो प्रभाव यानी शुरुआत मानी है वो प्लेटो से मानी है। उनका कहना है कि प्लेटो ने ही सबसे पहले मनोविज्ञान के शिक्षा क्षेत्र में प्रयोग किया था। और अरस्तु को कहते हैं, स्किनर कहते हैं अरस्तु वो मनोविज्ञानी थे जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग किया। लेकिन जो सबसे उपयुक्त है वो थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने ही सबसे ज्यादा रिसर्च की, और थॉर्नडाइक ने ही जो रिसर्च जानवरों के ऊपर किया, इसके बाद उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में प्रयोग किया, और इसीलिए इनको शिक्षा मनोविज्ञान के जनक मानते हैं। इनकी पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस, और इनकी पुस्तक है टॉक टीचर्स, जिसको हम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक भी कहते हैं। ये हो गए कुछ पॉइंट। 19वीं शताब्दी से लगभग ये प्रारंभ हुआ था,
और इसके जो मुख्य जो मनोवैज्ञानिक आते हैं तो वो आते हैं थॉर्नडाइक और कैटल, ठीक है ना। इसके बाद ये कुछ डेफिनेशंस थी और यहीं से जो शिक्षा मनोविज्ञान का यानी जो प्रश्न पूछा जाएगा हिस्ट्री से शिक्षा मनोविज्ञान की, वो इससे बाहर का नहीं आएगा, क्योंकि कोई ऐसा पॉइंट है नहीं जो रह गया हो। अगर रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको अगली क्लास में जब पढ़ाऊंगा तो फिर ले लूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप ये डायरेक्ट देखने आए हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो पिछली 3 क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है ना, ये चौथी क्लास है आज की, जो पिछली 3 क्लासें हो चुकी हैं आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 5 क्लासें उसमें मिलेंगी, ठीक है। हो सकता है 6 में मिले, 6 नहीं तो 5 तो पक्का मिलेगी, ठीक है ना। तो उनका अध्ययन कम से कम अगर 5 का 6 जो पढ़ी उनका अध्ययन ना करें, कम से कम 3 को जरूर देख लें जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट हैं, तो उनको देखें और इसके बाद इसका अध्ययन करें तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि इसके पहले हमने मनोविज्ञान का पूरा इतिहास समझा, कहाँ से आया, ठीक है, किन 2 वर्डों से मिलकर बना है, सैक प्लस लोगोस जो कि ग्रीक से हैं, या तो लोग लैटिन भाषा समझते हैं तो लैटिन तब होगा जब ग्रीक ना हो, ठीक है ना। तो इसके बाद हमने जो हमारे 8 संप्रदाय थे इंपॉर्टेंट, उनके बारे में अध्ययन किया, साइकोलॉजी के जो संप्रदाय थे। आज इसके बाद हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन किया है। तो जो भी नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को पहुंचाएं। जो भी टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, चाहे कहीं का भी टेट हो, आपको पता है कि साइकोलॉजी सभी लगभग बराबर आती है, ठीक है ना। 1-2 चैप्टर यहाँ वहाँ हो सकते हैं, लेकिन जो चैप्टर यहाँ पढ़ाए जाएंगे वो सभी में आएंगे। तो जो भी आपका फ्रेंड या जो भी फैमिली में अगर आपकी तैयारी करता है तो सभी को जोड़िए। और जो अभी अपना परिवार है, आपको भी पता है छोटा है, मैं कितनी भी मेहनत करूं लेकिन जब छोटा परिवार होता है तो लोग समझते हैं कि शायद कंटेंट में कमी होगी, ऐसा, ठीक है ना। लेकिन अपने कंटेंट में आपको पता है कि कंटेंट में बिल्कुल कमी नहीं। मैं गारंटी से कह सकता हूं, मेरा वादा है कि जो यहाँ पढ़ाया जाएगा प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे, ये मेरा वादा है। मेरा खुद का अनुभव है, ठीक है ना, मैंने कई पेपर दिए हैं, सभी में बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है ना। और इसके बाद खुद का जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का और जो खुद का एक अध्ययन का एक्सपीरियंस है, तो उन सभी का जब समावेश करके मैं यहाँ आता हूँ, पढ़ाता हूँ, पूरी मेहनत से पढ़ाता हूँ, अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप ये 20 से 30 या 40 मिनट का जो वीडियो देखें तो अगर इससे प्रश्न आए तो आपको कहीं दूसरी बुक्स की भी आवश्यकता ना पड़े या दूसरे किसी वीडियो की आवश्यकता ना पड़े, आपको सभी प्रश्न यहीं से मिल जाएं। तो आप कोशिश करिए इस चैनल को बड़ा करने की, और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में सर्कल में इसको शेयर करें, जो भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स हैं शेयर करें, ठीक है ना। तो बस बने रहिए हमारे साथ और हम यूं ही आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्लासें देते रहेंगे। धन्यवाद।